Good morning, students. Myself, Ramji sir, and I wish that you will be fit and fine. Today, we are going to be learn the ideal and non-ideal solution, which one is the part of fourth lecture of the chapter number 2 solution. My dear soldiers, first of all, I would like to congratulate all those winners in the CBSE 2020 examination result for their grand success. And especially I would like to congratulate Divyanshi Jain, who scored the 600 marks out of 600 in the humanities subjects. She has taken the 6 subjects: English, Sanskrit, Geography, History, Economics, Insurance, and in all these 6 subjects she scored the 100% marks. है ना काबिले तारीफ रिजल्ट, वंडरफुल रिजल्ट, मिस्टीरियस हिस्टोरिकल रिजल्ट? Yes, definitely it is. And दिव्यांशी जैन ने करके दिखाया, ये प्रूफ किया कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, किसी भी एडवर्स कंडीशन में हमको हार नहीं मानना है. एंड शी सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू माई ऑल सोल्जर्स कि यस, नाउ नेक्स्ट टाइम इज योर्स. अगला समय आपका है. माय डियर सोल्जर्स, मैं आपके ऊपर पूर्ण विश्वास रखता हूँ. I have the full confidence in you that in upcoming board examination you will rock like the Divyanshi Jain. इस लॉकडाउन के अंदर we have to utilize the time. Government already released the guidelines for the online classes. How we have to just tackle the situation, adverse condition created by the corona. We have to work over it, and finally we have to become a Divyanshi Jain. So my dear soldiers, आप अपने टेम्परामेंट को, आप अपने जुनून को इसी तरीके से बनाए रखेंगे. और इसी शॉर्ट मैसेज के साथ आइए हम लोग शुरू करें वीडियो लेक्चर नंबर 4, और जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है आज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. इस लेक्चर के पहले वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एज वेल एज राउल्स लॉ. ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ we'll just discuss today, we'll try to understand today, we'll build up the concept today about the आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ये पोर्शन जो है थ्योरेटिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पोर्शन है, और आप पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझने के लिए. तो आइए सीखते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है. लेकिन सबसे पहले आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन सीखने से पहले first of all we'll try to know how the solution formation occurs. solution का formation कैसे होता है, इसको आइए सीखते हैं. यहाँ पे एक सॉल्वेंट है A. जनरली हम लोग सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सॉल्यूट B है, सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं. और इस सॉल्यूट को हमको मिक्स करना है, ऐड करना है किसमें, सॉल्वेंट के अंदर.
तो B को हमने ऐड कर दिया A में और किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। ये हमने जनरली कॉन्सेप्ट हमको पता है। लेकिन जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट और नॉट, ये किस बात पे डिपेंड करता है, यस, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। देखिए ध्यान से, ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का जो बल्क है वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा, जिसको हमने मान रखा है कि सपोज दैट ये सॉल्वेंट ए का मॉलिक्यूल है, ए लाइक दिस। ये ए मॉलिक्यूल जो है इस बल्क के अंदर सॉल्वेंट में है, सॉल्यूट में बी मॉलिक्यूल होगा और इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एसोसिएटेड होंगे। इसी तरीके से ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ये भी आपस में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या होंगे, इंटरेक्टेड होंगे। इसीलिए वो एक बल्क को, एक सिस्टम को बनाते हैं। बोलो बात समझ में आती है, यस। तो ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट ए है, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट बी है। और यदि हमने बी सॉल्यूट को सॉल्वेंट ए में ऐड किया तो सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, यस, ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन यदि नहीं है, फॉर्मेशन बॉन्ड का नहीं हो रहा है, तो कभी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस नहीं होगी, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी 0 होगी। बोलो बात समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि वाटर के अंदर हमने शुगर या NaCl को डिसॉल्व किया तो जो शुगर मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज, सुक्रोज, जो भी आप कह सकते हैं, जो शुगर मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल के बीच में और वाटर के बीच में क्या होगा, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरेक्शन विल टेक्स प्लेस। यदि उसी पानी के अंदर यदि हमने केरोसिन ऑयल या कोई मिनरल ऑयल उसमें ऐड कर दिया, मस्टर्ड ऑयल या इस तरीके से, उस केस में इंटरेक्शन नहीं होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और यही वजह है कि ऑयल इज इनसॉल्युबल इनटू वाटर। बोलो बात समझ में आती है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलरली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हमने इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, और इस इंटरेक्शन को हमने क्या रिप्रेजेंट किया, FAA, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन, F स्टैंड फॉर फोर्स, यानी जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया क्या, FAA। इसी तरीके से ये बी मॉलिक्यूल सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, किससे, FBB से। और यदि हम मान के चलें कि सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन FAB, यानी A is interacted with B, solvent molecule has been interacted with solute molecules। बोलो बात समझ में आती। अब दूसरी चीज, ये नया बॉन्ड है, इनके बीच में ये किस प्रकार का बॉन्ड है, न्यू बॉन्ड है, जबकि ये कैसे बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है। तो नया बॉन्ड A और B के बीच में नया बॉन्ड बनना है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड। तो नया बॉन्ड कब बनेगा, जब पुराना बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा।
ऑलरेडी 11th क्लास के केमिस्ट्री में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के लिए देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल बॉन्ड में सीखे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस. ओल्ड सब्सटेंस रिएक्टेंट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वन. तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, उसको पहले क्या होना पड़ेगा, उसको टूटना पड़ेगा. उसको क्या होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, और तब जाकर के नए मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन होगा, नया बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि दिस FAA हैज़ टू बी ब्रेक, दिस FBB हैज़ टू बी ब्रेक, and there will be new bond formation will takes place, यानी FAB will form. बॉन्ड टूटेगा सोल्यूशन के अंदर. जब सोल्यूट को हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटेगा. टूटने के बाद क्या होगा, सोल्यूट पार्टिकल जो है इंडिविजुअलाइज्ड होंगे, इंडिविजुअल होंगे, अकेले होंगे, और तब जाकर के मॉलिक्यूल, रिएक्शन किसके बीच में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं. तो वो मॉलिक्यूल जाकर के सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, यानी देयर इज टू बी फॉर्म द FAB बॉन्ड. एक चीज़. दूसरी चीज़ हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में, केमिकल बॉन्ड में पढ़ा कि यदि कोई बॉन्ड टूटता है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. एंडोथर्मिक प्रोसेस है. यदि कोई बॉन्ड नया बनता है तो उसमें एनर्जी का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है. देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ द एनर्जी, हीट. बोलो, बात समझ में आती है. यदि इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी नहीं हुआ तो कभी भी थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कभी भी बॉन्ड स्टेबल हो ही नहीं सकता है. तो बॉन्ड स्टेबल बनाने के लिए देयर शुड बी इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी. बोलो, बात समझ में आती है. ठीक है, यानी ब्रीफली हम क्या कहें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट विल ब्रेक, सोल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट विल ब्रेक. इन दोनों चीज़ों के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. यानी दिस प्रोसेस इट विल बी एंडोथर्मिक. इस केस में क्या है, नया बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी विल क्या होगा, इवॉल्व. एनर्जी क्या होगी, निकलेगी. यानी प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी. तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन तभी बनेगा जब देयर विल बी नेट चेंज ऑफ एनर्जी. सॉल्यूशन तभी बनेगा जब एक नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप हो, किसके बीच में, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में. और इस सॉल्यूशन फॉर्मेशन के अंदर या प्रोसेस के दौरान आइदर हीट विल इवॉल्व और एब्जॉर्ब. ये डिपेंड करता है कि व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड, या वी कैन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सोल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे अब तक यहाँ हम लोग ये सीखे कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो ब्रीफली हम कहें क्या कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन न हो. सॉल्यूशन बनाने के लिए इंटरेक्शन होना जरूरी है, और इस इंटरेक्शन के बेस पे, इस स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे हमारे पास जो स्पेशली जो सॉल्यूशन है वो कौन कौन से सॉल्यूशन है बाबू, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. वन बाय वन हमको देखना है. आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कैटेगरी होती है. एक होती है सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. तो इस सीरीज में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के सीरीज में वी हैव टू बी स्टडी द थ्री काइंड्स ऑफ द सॉल्यूशन. पहला क्या है, आइडियल सॉल्यूशन. दूसरा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. और तीसरा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. तो शॉर्ट में जो है जो पॉजिटिव डेविएशन है उसको पॉजिटिव सॉल्यूशन बोलते हैं. शॉर्टली जो है निगेटिव जो डेविएशन शो करता है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव सॉल्यूशन बोलते हैं. एक चीज. दूसरी चीज, हम लोगों को हर एक तीनों टाइप के सॉल्यूशन में वी हैव टू बी स्टडी दीज 5 पॉइंट्स.
आप गांठ बांध के रख लीजिए। 5 पॉइंट्स को स्टडी करना है। पहला है हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन व्हाट एवर सो। दूसरा है व्हाट आर द कंडीशन टू फॉर्म द आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। तीसरा क्या है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सोल्यूशन। चौथा क्या है एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे हम लोग कि एक्चुअली में व्हाट शुड बी द एग्जाम्पल ऑफ द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। और लास्ट में फाइनली विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच काइंड ऑफ द सोल्यूशन। तो इस सीरीज में हमको इस सीक्वेंस में इस पॉइंट के अनुसार चलना है। तो माय डियर सोल्जर्स पुट अ फ्रेश हेडिंग दैट इज आइडियल सोल्यूशन। नाउ डियर सोल्जर्स we'll just start the ideal solution। क्या होता है तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या है? राउल्स लॉ ने ये बताया कि जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का इन सोल्यूशन फॉर्म दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, सीखा है। तो और जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी टोटल सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ देयर कंपोनेंट। तो इसी राउल्स लॉ के बेस पे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाया गया। क्या कि ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे और किसी भी कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो करे, ओबे करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सोल्यूशन। यानी ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को क्या करे? ओबे करे। यानी डिफिनीशन क्या होगी? लिख सकते हैं आप लोग द सोल्यूशन विच ओबेज द राउल्स लॉ एट इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर। Entire range of concentration as well as temperature is called as Raoult's law. Sorry, ideal solution. Ideal solution. अब Raoult's law क्या पढ़ा हम लोगों ने कि this partial pressure will be directly proportional to the mole fraction of the component. और यदि हमको बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है 12th क्लास में जो भी सोल्यूशन पढ़ना है बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है तो बाइनरी सोल्यूशन के केस में दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सोल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर है सोल्यूशन में कितना है? P0A इंटू एक्स से राउल्स लॉ कहता है। सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर कितना है? P0B इंटू एक्स बी राउल्स लॉ कहता है। और ये जो सोल्यूशन का जो प्रेशर है दैट विल बी द टोटल सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। ये कौन सा लॉ है? ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ है ये दोनों कौन से लॉ हैं? राउल्स लॉ। ठीक है, तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करे एट इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द आइडियल सॉल्यूशन। अब आइए देखें कंडीशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशन या व्हाट इज द कंडीशन टू फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सॉल्वेंट है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? FAA है। ये सोल्यूट मॉलिक्यूल है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? FBB है। और FAB के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या है? FAB। तो माय डियर सोल्जर्स आप याद रख लीजिए कि आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तभी होगा जब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन FAA will equal to FBB will equal to FAB. This is the preliminary condition to be formed the ideal solution. अब इस आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों को स्टडी करना होता है। पहला है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम और तीसरा क्या है? हीट एक्सचेंज या हम कह सकते हैं इसको इंथैल्पी। ठीक है, बोलो बात समझ में आती है? तो पहला देखिए प्रेशर। प्रेशर जो है चूंकि आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा और राउल्स लॉ हम लोगों ने यहाँ पे सीखा क्या कि द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन।
सो दिस इज द राउल्स लॉ, यानी आइडियल सोल्यूशन जो है राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी जो पार्शियल प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू P0 इंटू एक्स है, PB will equal to P0B into XB. P0B क्या है? Yes, the pressure of pure solute or solute. P0B क्या है? Pure solute. And P0A क्या है? Vapor pressure of a pure solvent. Very good. यदि हम solution का vapor pressure निकालें तो डाल्टन लगा देंगे, that is PA plus PB. तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई प्रेशर की। दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है? हम लोग डेल्टा वी मिक्सिंग निकालते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग निकालते हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, फाइनल सोल्यूशन के वॉल्यूम को यदि हम डिटरमाइन करें, कैलकुलेट करें, मेजर करें तो देयर विल नॉट बी चेंज। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए यदि हमारे पास सॉल्वेंट कितना है 50 ml है, सोल्यूट कितना है 50 ml है, तो सोल्यूशन का फॉर्मेशन कितना होगा, एग्जैक्टली कितना होगा 100 ml, यानी सोल्यूशन के वॉल्यूम में से इस सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग फॉर द आइडियल सोल्यूशन इट मस्ट बी 0। दूसरा हमारे पास क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है कि दिस इज द इंथैल्पी ऑफ दिस सोल्यूशन, सॉरी इंथैल्पी ऑफ द सॉल्वेंट, दिस वन इज द इंथैल्पी ऑफ, मान के चलिए यहाँ पे हम कहें इंथैल्पी कितना है इसका H1 है, इसका इंथैल्पी सोल्यूट का कितना है H2 है, और इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कितना है HS है। तो HS यानी जो चेंज आना चाहिए डेल्टा एच मिक्सिंग, इट शुड बी व्हाट? डेल्टा HS माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, और ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। इसी केस में आइडियल सोल्यूशन बनेगा। तो डिस्क्रिप्शन यदि हम करें कि आखिर ये सब 0 क्यों हो रहा है? 0 इसलिए हो रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। आइए एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रेशर इज रिलेटेड टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। प्रेशर क्या होता है? P = F/A। तो ध्यान से देखिए, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट ये सोल्यूशन के केस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का चेंज नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है, तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आई? दैट्स वाई प्रेशर विल बी द टोटल सम ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड बाय देयर कंपोनेंट। देन डेल्टा वी मिक्सिंग, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रहा है, स्ट्रेंथ बराबर है, तो उस केस में देयर विल नॉट बी चेंज इनटू वॉल्यूम। क्यों? इसको देखिए, यदि यहाँ पे दो कंपोनेंट में मान लूँ, ये है A और ये है B, ठीक है, यदि इनके बीच में वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वही वैल्यू है, स्ट्रेंथ है फोर्स की, जितना कि AA और AB के बीच में है, तो फोर्स, जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं एक बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या पढ़े हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू क्या? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। स्ट्रेंथ बदल नहीं रही है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ बदल नहीं रही है, जितना बॉन्ड तगड़ा है मजबूत है उतना ही है, जितना बॉन्ड कमज़ोर था कमज़ोर उतना ही है, तो लेंथ, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, सो देयर विल नॉट बी चेंज इनटू द वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी 0। डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग ऑफ द सोल्यूशन इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन विल बी 0। क्यों 0? क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं बदल रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बदल रहा है, और जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमको पता है बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये सारी चीज़ हम लोग 11th क्लास में बॉन्ड पैरामीटर में पढ़े हुए हैं। तो यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बदल रहा है तो बॉन्ड एनर्जी नहीं बदलेगी, बॉन्ड एनर्जी नहीं बदलेगी तो देयर विल नॉट बी चांस टू एब्जॉर्ब और इवॉल्व द एनर्जी, हीट का एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन नहीं होगा, और यदि नहीं होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी? 0। बोलो बात समझ में आई? तो ये हमारे पास पहला है कंडीशन। दूसरे प्रॉपर्टीज़ में 3 प्रॉपर्टी वी हैव टू डिस्कस, प्रेशर,
वॉल्यूम एंड हीट। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी द एग्जाम्पल ऑफ अ आइडियल सोल्यूशन। तो एक हेडिंग लिखिए, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। नाउ डियर सोल्जर्स, वी सी द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से ही हमने लिया है और इस एग्जाम्पल के बेस पे विल ड्रॉ द सम कंक्लूजन। पहला एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, यानी जब दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, दोनों को मिक्स करेंगे तो आइडियल सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, आइडियल सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो इन एग्जाम्पल से हम लोग क्या सीख रहे हैं, व्हाट विल ड्रॉ द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकलेगा बाबू, देखो ये दोनों कंपाउंड, दोनों जो है कंपोनेंट होमोलोगस सीरीज के हैं, ये दोनों एन हेक्सेन एन हेप्टेन होमोलोगस सीरीज के हैं। इथेनॉल और मिथेनॉल क्या है, होमोलोगस सीरीज के हैं। यानी नोट आप बना के लिखेंगे क्या, कि यदि कंपोनेंट को, यानी होमोलोगस सीरीज के मटेरियल को, सबस्टांस को, कंपोनेंट को आपस में हम मिक्स करें तो किस प्रकार का सोल्यूशन बनेगा, आइडियल सोल्यूशन बनेगा। यानी इससे हम क्या विड्रॉल कर सकते हैं कि कंपोनेंट के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है दैट मस्ट बी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी मस्ट बी सेम। दूसरा चीज है कि किसी भी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि दो कंपाउंड जो होमोलोगस सीरीज के हैं उनको आपस में मिक्स कर देंगे तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन, नहीं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि द मॉलिक्यूलर मास मच नॉट बी मच देयर शुड बी मच डिफरेंस इनटू द मॉलिक्यूलर मास। यानी जो कंपोनेंट हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक बार ये सवाल आया नीट के अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द आइडियल सोल्यूशन। ऑप्शन था C2H5Cl प्लस C2H5Br और उसमें एक ऑप्शन था C2H5Cl प्लस C2H5I। यानी जो एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड है ये आइडियल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, करेंगे। क्यों? क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज के हैं और इनके बीच में मॉलिक्यूलर मास का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि एथिल क्लोराइड और एथिल आयोडाइड आइडियल सोल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करते। बोलो बात समझ में आती है, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज देयर इज द लार्जर डिफरेंस इनटू द मॉलिक्यूलर मास व्हाइल हैविंग द होमोलोगस फ्रॉम द होमोलोगस सीरीज। तो इस एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे। कंक्लूजन क्या निकला कि यदि आइडियल सोल्यूशन बनाना है तो कंपोनेंट मस्ट बी फ्रॉम द होमोलोगस सीरीज और दूसरा उनके मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी यदि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस, यानी ये देखिए क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, तो आप सक्सेसिव मेंबर ले सकते हैं। यू कैन टेक द सक्सेसिव मेंबर एंड देन फॉर्म द आइडियल सोल्यूशन। इसके बाद ग्राफ बचता है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। Now dear soldiers, we'll learn the graph of the ideal solution। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले इसको देखिए। एक दो वर्टिकल जो लाइन खींचते हैं हम लोग और एक लाइन को हम लोग सॉल्वेंट के लिए रिजर्व रखते हैं, सपोज करते हैं, दूसरा लाइन जो है सोल्यूट के लिए। और इस पर्टिकुलर लाइन पे देखिए मोल फ्रैक्शन, ये चूँकि ये सॉल्वेंट के लिए रिजर्व है तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 1 होगा। यानी ये प्योर सॉल्वेंट के लिए लाइन रिजर्व है और ये प्योर सोल्यूट के लिए लाइन रिजर्व है वेपर प्रेशर के लिए। तो इस पर्टिकुलर लाइन पे चूँकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है, 0 है, सोल्यूट यहाँ पे नहीं है। यानी जो वेपर प्रेशर इसके द्वारा क्रिएट होगा दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, P0E से। दूसरे यहाँ पे देखिए इस एक्सिस पे, इस वर्टिकल एक्सिस पे सोल्यूट है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सोल्यूट है, सॉल्वेंट 0, यानी यहाँ पे सोल्यूट प्योर स्टेट में है और इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा दैट विल बी P0B, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट।
अब देखिए, तो राउल्स लॉ या जो आइडियल सोल्यूशन के लिए जो ग्राफ है वही ग्राफ किसका होगा, राउल्स लॉ का होगा। यदि आपसे इनडायरेक्टली पूछा कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर राउल्स लॉ, सो दिस विल बी द सिमिलर, यानी दिस वन इज द ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ आल्सो, दोनों एक ही होगा। ठीक है, तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन का घटेगा, कंपोनेंट का घटेगा सोल्यूशन के अंदर, वैसे वैसे उसका प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, घटेगा। यानी देखिए इस एक्सिस के अलोंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट सॉल्वेंट इन सोल्यूशन विल डिक्रीज। और इसको हम लोगों ने राउल्स लॉ को रिप्रेजेंट किया है PA इक्वल टू P0A इंटू XA। सिमिलरली यदि हम देखिए यहाँ पे, यदि इस एक्सिस के अलोंग यदि हम लोग जाते हैं, इस एक्सिस के अलोंग जाते हैं, तो क्या होगा, कंपोनेंट जो है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मैक्सिमम कितना पहुँच रहा है, 1 के बराबर। वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा है, P0B। तो अलोंग दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये किसके लिए है, दिस वन इज फॉर द पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर द सोल्यूट, और इसको हम लोग राउल्स लॉ के रूप में क्या लिख सकते हैं, PB इक्वल टू P0B इंटू XB। और दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन व्हाट इट विल बी, PA प्लस PB। So this is the graph for the ideal solution. This is the graph for the Raoult's law, showing Raoult's law, a solution just which obeys the Raoult's law, is it not? And आज इसी के साथ आज हम लोग जो है कि वीडियो लेक्चर को रिज्यूम रखते हैं। कल जो है इसको फिर से शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, दैट इज द non-ideal solution. In that we discuss about the solution showing the positive deviation from the Raoult's law as well as the solution showing the negative deviation from Raoult's law. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।